कवरेज 16। आप लोग बात मत करिए अपना, हर एक चैप्टर का मार्क्स कवरेज 16 है। टोटल चैप्टर कितना है? टोटल चैप्टर है 5 और एवरी चैप्टर का मार्क्स कितना है? 16 मार्क्स का एक एक चैप्टर है, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो गया तो आप इसको क्यों बोल रहे हैं? ज़्यादा से हमसे बोलिए मांगिएगा। हम अब क्लास स्टार्ट में से पूछे थे ना कि सबके पास है, तो बोले हाँ, चलो ठीक। हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंपनीज लॉ। मतलब कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले हम लोग। देखिए, हम लोग जो कंपनी लॉ पढ़ने वाले हैं, इस कंपनी लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले एक कंपनी लॉ और था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। तो 1956 सोचिए कब का बना हुआ था। उस समय कंपनी का स्ट्रक्चर, उस समय जो जरूरत था वो अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। इसका मतलब न्यू लॉ का जरूरत था, हम लोग नया कंपनी लॉ हम लोग को चाहिए था, ठीक है। तो काफ़ी दिन सोचने के बाद, काफ़ी दिन डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या किए, एक कंपनी लॉ बनाए जिसका नाम क्या रखे, कंपनी लॉ 2013। कंपनी लॉ 2013, देखिए लॉ ये कैसे बनता है। जब भी कोई लॉ बनता है ना तो पहले उसका बिल बनता है। पहले क्या बनता है? उसका बिल। बिल को ना अपने कंट्री में दो हाउस है, दोनों हाउस में बिल को पास करना पड़ता है। एक का नाम है लोकसभा, दूसरे का नाम है राज्यसभा ना। शशि, अरे शशि से हम पूछते हैं, क्या आपको पता है शशि पहले बिल किस में पास होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में? लोकसभा किसको बोलते हैं? नहीं पता? ठीक है, आपको यंग इंडिया के बच्चे लोग हैं, आप लोग मालूम होना चाहिए सब आप ना। देखिए, अपने देश में ना दो तरह का हाउस है। एक का नाम है लोकसभा। लोकसभा मतलब जहां पर सारा एमपीज लोग बैठता है, ठीक है। और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा में एमपीज लोग नहीं बैठता है। वहां पर एवरी स्टेट के हिसाब से, स्टेट के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेटिव्स रहता है। हर एक स्टेट के हिसाब से उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होता है कि कितना सीट पर कितना ज्यादा सीट। जैसे यूपी बड़ा स्टेट है तो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, जैसे मान लीजिए कोई छोटा स्टेट है उसमें कम रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। तो हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स, वो लोग भी एमपी ही होता है, वो लोग भी एमपी होता है। नॉन एमपी भी राज्यसभा में जा सकता है। यदि आप कोई नॉन एमपी है, मतलब एमपी नहीं है, पर उसको कहाँ गवर्नमेंट चाहे उसको कहाँ ला सकता है, उसको राज्यसभा में ला सकता है, ठीक है। इसका मतलब राज्यसभा में एमपीज लोग भी जाते हैं, नॉन एमपीज को भी गवर्नमेंट चाहे तो राज्यसभा में ला सकता है, ठीक है। इसका मतलब अपने देश में दो हाउस है, एक का नाम है लोकसभा, ठीक है। लोकसभा में सबसे पहले बिल को पास करना पड़ता है। बिल पास करने के लिए हमेशा 3/4 मेजोरिटी चाहिए होता है। 3/4 मेजोरिटी रहने से बिल आपका पास होगा। फिर बिल को किसमें पास, बिल यदि लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको फिर बिल को राज्यसभा में लाना पड़ेगा। राज्यसभा में बिल को फिर पास करना पड़ेगा। इसके बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट जिस डेट को साइन कर देगा उसके अगले दिन से वो बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्ट में। अब देखिए, कंपनी बिल 2012 में बना था, लोकसभा में पास किया गया 18 दिसंबर 2012। डेट सब याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। राज्यसभा में देखो काफी दिन बाद पास हुआ जाकर 18 अगस्त 13 को जाकर, 18 अगस्त 13 को जाकर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर 29 अगस्त 2013 में मिला एंड बिल का नोटिफिकेशन, बिल अप्लाइड हो गया, ठीक है, 30 अगस्त 2013 से, ठीक है। इस बिल में जो कंपनी लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस कंपनी लॉ में टोटल 470 क्लॉजेज है, 470 क्लॉजेज है। क्लॉजेज का मतलब 470 सेक्शंस है, ठीक है। उसमें 29 चैप्टर्स है एंड 7 शेड्यूल्स है, ठीक है। जो लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें कितना सेक्शन है? तो 470 सेक्शन है, 29 चैप्टर्स है एंड शेड्यूल्स का मतलब कुछ लिस्टिंग किया हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा,
हाँ, ये सब का रेट का अलग अलग, जैसे फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है, इसके लिए शेड्यूल बनता है। ऐसा टोटल शेड्यूल कितना है, टोटल 7 शेड्यूल्स बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉ बना है, ये लॉ कैसे इंप्लीमेंट हुआ, तो सेक्शन 1 जो है वो 30 अगस्त को ही अप्लाई हो गया था। 98 सेक्शन को 12 सितंबर से अप्लाई किया गया, 143 सेक्शन को, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से अप्लाई किया गया, एंड बाकी के सेक्शन फिर धीरे धीरे इंसर्ट किया गया। इसका मतलब सारा लॉ एक साथ अप्लाई नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि बीच मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बिल पास हुआ था, तो उसको जब जब जिसका जरूरत था उसको उस समय क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस लॉ में जो लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग कंपनी लॉ 2013 जो पढ़ने वाले हैं, इस लॉ में हाईलाइट्स मतलब फीचर्स क्या क्या है। तो पहला फीचर्स कि इस लॉ में कितना सेक्शन पढ़ने वाले हैं, 470, जबकि पुराने लॉ में 658 सेक्शंस था। मतलब कंपनी लॉ 1956 में टोटल सेक्शन कितना था, 658। न्यू कंपनी लॉ में सिर्फ 470 सेक्शन ही रखा गया है। पूरे लॉ को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है एंड 7 शेड्यूल्स बनाया हुआ है, ठीक है। चैप्टर्स 29 है, शेड्यूल कितना है, 7 है। मेनी न्यू चैप्टर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, बहुत सारा नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है जो पुराने लॉ में नहीं था। जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर चैप्टर 17 डाला गया, गवर्नमेंट कंपनीज चैप्टर 23 डाला गया, ठीक है। कंपनीज टू फर्निश इंफॉर्मेशन और स्टैटिक्स चैप्टर 25 में डाला गया। निधीज मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी की तरह है, चैप्टर 26 में डाला गया। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल चैप्टर 27 में डाला गया, एंड स्पेशल कोर्ट्स चैप्टर 28 में डाला गया। ये सब ऐसा चैप्टर्स है जो पुराने कंपनी लॉ में नहीं था, ठीक है। मतलब ये लॉ का द एक्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग with which empowers the central government to make rules through delegated legislation। मतलब लॉ में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी, ठीक है, नया नया रूल्स फ्रेम कर सकता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कंपनी गवर्नमेंट में एक लॉ डिपार्टमेंट होता है, एक क्या होता है, एक लॉ मिनिस्टर होता है, लॉ मिनिस्टर, उसके अंदर बहुत सारा टीम रहता है, उन्हीं को बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो लोग कंपनी लॉ बनाकर किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट उसको अप्लाई करेगा। इस एक्ट में बहुत सारे न्यू डेफिनेशन लिखा गया, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है, एसोसिएट कंपनी किसको बोलते हैं, सीईओ किसको बोलते हैं, सीएफओ किसको बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोल क्या है, डिपॉजिट क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट क्या है, इंडियन डिपॉजिट रिसीट क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, की मैनेजर पर्सन, प्रोमोटर, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, टर्नओवर एंड वोटिंग राइट्स। ये सब डेफिनेशन पहली बार कंपनी लॉ 2013 के थ्रू मार्केट में इंसर्ट किया गया, मतलब लॉ में इंसर्ट किया गया। इसी लॉ में पहली बार ओपीसी लाया गया। ओपीसी मतलब वो 1 पर्सन कंपनी, अकेला भी आप कंपनी बना सकते हैं और चला सकते हैं। इसी लॉ में स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन दिया गया। इसके पहले ये सब बात एग्जिस्टेंस में नहीं था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन रिलेटिंग टू इंट्रेंचमेंट क्लॉज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिलेबस में है, वहां समझाएंगे। ई गवर्नेंस इसी लॉ में डाला गया। ई गवर्नेंस का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और डिफरेंट इंटरनेट कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपनी को गवर्न कर सकते हैं। मतलब ई वोटिंग, हाँ, ई मीटिंग, ये सबको इसी लॉ में परमिट किया गया, ठीक है। प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर फॉर सर्टेन कंपनीज, मतलब कुछ ऐसा कंपनीज है जिनके लिए कंपलसरी किया गया कि आपको वुमेन डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी लॉ में रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब ऐसा डायरेक्टर आपको रखना ही पड़ेगा जो इंडिया में 182 डेज रहता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डायरेक्टर चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सन,
सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज जिसको फुल टाइम की मैनेजर पर्सन रखना पड़ेगा, इसी लॉ में पहली बार बताया गया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी लॉ में पहली बार बताया गया। ठीक है, उसके तरफ नीचे की तरफ देखना, नीचे की तरफ देखना। Every company having net worth of rupees 500 crore or more और turnover 1000 crore or more, इस पॉइंट को अंडरलाइन करके रखना। नेट प्रॉफिट 5 और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर during any financial year shall constitute a corporate social responsibility committee of the board promoting social welfare। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा किस कंपनी को सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना पड़ेगा, मतलब सोशल वेलफेयर को देखने के लिए। अच्छा, सोशल वेलफेयर क्या होता है? जैसे कोई कंपनी चलता है ना, तो कंपनी क्या करता है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है। सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा कौन यूज करेगा? ज्यादा कंपनी यूज करेगा। कंपनी ज्यादा गंदगी फैलाएगा, मतलब इन्वायरमेंट को ज्यादा डैमेज करेगा। तो इस लॉ बोलता है कि देखिए, आप ये डैमेज करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वेलफेयर का भी काम करना चाहिए। ये देखिए, जितना बड़ा पार्क रहता है, जितना बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स सेंटर है, उस सब में कौन स्पॉन्सर करता है? कंपनी स्पॉन्सर करता है, मतलब उसी को बोलते हैं सोशल वेलफेयर। उसी में बताया गया कि कोई भी कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेटवर्थ का मतलब होता है कंपनी का कीमत, ठीक है, या टर्नओवर मतलब सेल्स 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर में, ऐसे कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, द कंपनी शैल स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट made during the preceding 3 years in pursuance of its CSR। CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी वाली पॉलिसी में 2% पैसा खर्चा करना होगा। मैं पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका कंपनी के 2000 लॉ कंपनी लॉ 2013 में ये कंपनी के ऊपर बर्डन दिया गया कि आपको अपने प्रॉफिट का 2% क्या करना पड़ेगा? सोशल वेलफेयर में खर्चा करना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग हैज बीन डिस्पेंस्ड। स्टैट्यूटरी मीटिंग इसी कंपनी लॉ से हट गया, मतलब इस कंपनी लॉ में बोला स्टैट्यूटरी मीटिंग, पहले कंपनी फॉर्म होने के बाद एक मीटिंग करना पड़ता था, जिस मीटिंग का नाम था स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, इस कंपनी लॉ में उसको हटा दिया गया। ठीक है, वोटिंग ई वोटिंग इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब आप अपने घर में बैठे हुए भी कंपनी का ईजीएम में आप क्या कर सकते हैं? आप वोट कर सकते हैं। कंपनी शैल अपॉइंट इंडिविजुअल और फर्म एज ऑडिटर एट एनुअल जनरल मीटिंग हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। मतलब एक कंपनी एक ऑडिटर को यदि अपना ऑडिट करने के लिए रखता है तो उसका टाइम लिमिट होगा 5 इयर्स। क्या टाइम लिमिट होगा? 5 इयर्स। उसी को बोलते हैं 6th AGM। मतलब इस AGM में अपॉइंट करेंगे तो 6ठा AGM तक काम करेगा। तो इस AGM और 6th AGM के बीच में गैप कितने साल का होगा? 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होगा। ठीक है, इसी लॉ में पहली बार डेफिनेशन लिखा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, इसी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट किया, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम NFRA। उसका हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इसका काम रखा गया इंड एएस को फ्रेम करना। क्या फ्रेम करना? इंड एएस क्या है? हम लोग जो अभी पढ़ते हैं ना, एएस कहीं कहीं लिखाए होंगे अकाउंट्स में, फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं लिखा दिए होंगे, उसको बोलते हैं ना हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटे कंपनी के लिए अप्लाई होता है, बड़े कंपनी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता है। उसके लिए नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना है, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है, इंड एएस। ये नाफ्रा जो कमेटी है, नाफ्रा कमेटी ही इंड एएस के बारे में गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हेल्प से वो सारा चीज अप्लाई होता है। ठीक है,
For the first time, provision has been made for action for class action suits. दूसरा चीज है, अभी आप लोग को नहीं लगेगा, ठीक है। इसी लॉ के अंदर हम लोग ने NCLT में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हम लोग फ्रेम किए, एंड इस लॉ में द एक्ट ऑल्सो अलाउड क्रॉस बॉर्डर मर्जर विथ एनी फॉरेन कंपनी। मतलब हम लोग किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर। मतलब क्रॉस बॉर्डर मर्जर का मतलब होता है एक इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर, ठीक है, कोई बिजनेस कर सकता है, मर्जर मतलब मिल जाना, मिल के बड़ा कंपनी फॉर्म करना, ये काम कर सकता है। मतलब क्रॉस, पहले क्या था रूल? पहले रूल ये था कि आप अपने इंडिया में इंडियन कंपनी के कोई दो इंडियन कंपनी आपस में मिल सकता है, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ 2013 बोला कि नहीं, कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी के साथ या फिर कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी के साथ भी मर्जर कर सकता है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर को परमिट किया गया, ठीक है। कंपनी लॉ 2013 किसके लिए अप्लाई होगा? पॉइंट नंबर 3, इसका एप्लीकेशन किसके लिए होगा? पहला बात, ये होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा, ये होल इंडिया में एप्लीकेबल होगा। और ये किसके लिए अप्लाई होगा? जितने भी कंपनी जो इंडियन कंपनी एक्ट, मतलब जो कंपनी लॉ के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड हो, ठीक है, वो सारा कंपनी में अप्लाई होगा। वही नहीं, यदि कोई पुराने रूल में अप्लाई हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है, मैं कंपनी लॉ 2013 में जो रजिस्ट्रेशन लेगा उसके लिए तो अप्लाई होगा ही होगा। मान लीजिए कोई कंपनी 1956 कंपनी लॉ 1956 में कोई रजिस्ट्रेशन लेकर रखा है, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। हेलो, हाँ हाँ, तो कौन पेपर बोल रहे? হ্যাঁ ক্লাস 11 হ্যাঁ মার্কিং দিয়েছে তো বাচ্চা না। হ্যাঁ ঠিক আছে, ক্লাস শুরু হবে জুন মাসে, ঠিক আছে, জুন মাসে শুরু হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি একবার এসে দেখা করে নেবেন, ঠিক আছে, 15 তারিখ পর 15 এপ্রিল পরে একবার এসে দেখা করে নেবেন, আমি সব নাম লিখে রেখে নেবো, আপনাকে জানিয়ে দেবো পরীক্ষা ব্যাচ শুরু হওয়ার আগে। হ্যাঁ সব পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ অ্যাকাউন্টস পেয়ে যাবেন, ইকোনমিক্স পেয়ে যাবেন, BST পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে সব। হ্যাঁ একবার 15 পরে এসে দুটো ব্যাচ থাকে, একটা বিকেলে 4টের সময় স্টার্ট হয়, একটা 5:30টার সময় স্টার্ট হয়, যেটা ভালো লাগবে নিতে পারবেন। মানে সপ্তাহে অ্যাকাউন্ট 2 দিন হয়, এবার ডিফারেন্ট পেপার নিলে ক্লাসগুলো বেড়ে যাবে। अकाउंट 2 दिन করে হয়, ঠিক আছে। मतलब ये किसके लिए, किस कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा? तो पहला बात क्या बताएं, यदि आपका कोई कंपनी लॉ 2013 में रजिस्टर्ड होता है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, और कोई कंपनी यदि पुराने कंपनी लॉ में 1956 में रजिस्टर्ड हुआ है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। सेकेंड पॉइंट, जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जैसे रेलवे कंपनी, इनके लिए कंपनी लॉ अप्लाई नहीं होता है। इनके लिए इनका अपना एक्ट है, वो अप्लाई होता है। पर इनका एक्ट में यदि कोई एरिया में साइलेंट है या एक्ट में कोई एरिया कवर नहीं किया गया है, उस एरिया में क्या अप्लाई होगा? उस एरिया में अप्लाई होगा कंपनीज एक्ट 2013। समझे बात? देखो जैसे देखो पॉइंट 2 देखो कैसे लिखे, देखो सर लिखा हुआ हाई लेवल इंग्लिश है। इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट किसमें अप्लाई होगा? इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999। मतलब इंश्योरेंस एक्ट का अपना रूल है, तो पहले वो अप्लाई होगा। ये कंपनी लॉ किस एरिया में अप्लाई होगा? कि उस एरिया में अप्लाई होगा जिस एरिया में ये लॉ कुछ बोला नहीं है, या फिर ये लॉ में उस एरिया के बारे में साइलेंट है, उस एरिया में कंपनी लॉ 2013 अप्लाई होगा। सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज में अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में अप्लाई होगा, पर पूरा नहीं, ध्यान रखना पूरा नहीं,
उसी एरिया में जिस एरिया में उनका अपना लॉ साइलेंट है, ठीक है। और एनी अदर कंपनीज गवर्न फॉर एनी स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट का मतलब गवर्नमेंट यदि कोई स्पेशल एक्ट के हेल्प से कोई कंपनी फॉर्म करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल एक्ट, उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। जैसे इंडिया में रेलवे कंपनी जो है स्टैट्यूटरी कंपनी है, ठीक है। ऐसे LIC भी जब फॉर्म हुआ था तो स्टैट्यूटरी कंपनी की लिस्ट में था। अभी तो LIC थोड़ा सा पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्सन हो गया ना, इसलिए अभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी में यदि पूछिए डेफिनेशन में किसको बोलते हैं, रेलवे कंपनी में टिक लगाना, ठीक है। एंड लास्ट में एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं इस कंपनी को भी कंपनी लॉ मानना पड़ेगा, ठीक है, उसको भी मानना पड़ेगा। इसका कंपनी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल हुआ, सबसे पहला जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुआ उसके लिए एप्लीकेबल। दूसरा, बैंकिंग कंपनी में उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना उनके लॉ में नहीं लिखा है। इंश्योरेंस कंपनी उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना उनके अपने लॉ में नहीं लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना उनके लॉ में नहीं लिखा है। एंड स्टैट्यूटरी कंपनी में उतना ही एप्लीकेबल होगा जितना उनके अपने लॉ में नहीं लिखा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में आइएगा, पॉइंट नंबर 5। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑलरेडी हाईलाइट्स जहां पढ़े थे वहां पर हो चुका है, रीडिंग कर सकते हैं आप। हम लोग आएंगे अब डेफिनेशंस में, मतलब हम पढ़ेंगे बहुत सारे डेफिनेशंस, मतलब कंपनी लॉ में डेफिनेशन क्या क्या है। तो सबसे पहला डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी का डेफिनेशन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का डेफिनेशन, कंपनी दो लैटिन वर्ड से बना है, एक का नाम है कॉम, एक का नाम है पैनिज, ठीक है। कॉम का मतलब होता है मीन्स टुगेदर, पैनिज का मतलब ब्रेड, इसका मतलब टुगेदर ईटिंग ब्रेड, मतलब टुगेदर ईटिंग ब्रेड का मतलब एक साथ बैठ के खाना खाना। जानते ऐसा कौन सा दो लोग हैं जो एक साथ बैठ के खाना खाता है, ठीक है। मेरा रजत में बहुत दोस्ती है, लेकिन जब टिफिन खुलता है तो हम अपना खाते हैं, वो अपना खाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग का मतभेद है, ठीक है। दो लोग एक साथ बैठ के खाना तभी खा सकता है जब दोनों का मन जो है मिलता रहे, जब दोनों का जो माइंड सेट है एक जैसा रहे तभी एक साथ खाना वो खाएगा, अदरवाइज वो शेयर भी नहीं करेगा, अपना टिफिन लेके वो कोना, अपना टिफिन लेके ये कोना, ठीक है। इसका मतलब टुगेदर ईटिंग ब्रेड, इसका मतलब ये बोलने का क्या मतलब हुआ, बोलने का मतलब ये हुआ कि कंपनी उसी को बोलते हैं जहां पर सेम मेंटलिटी या फिर सेम काम करने के लिए, ठीक है, कुछ लोग इकट्ठा यदि होते हैं जिनका उस काम करने का के लिए माइंडसेट सबका सेम हो, ठीक है, वो लोग इकट्ठा यदि होते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम लोग कंपनी। कंपनी बेसिकली वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। वॉलंटरी का मतलब आपको अपनी इच्छा से आना पड़ेगा, ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है, ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन है जो वॉलंटरी, मतलब आपको लगे हाँ ये काम ठीक है, इसके लिए हम आपके साथ रहेंगे, इसका मतलब आप कंपनी में आ गए, आप कंपनी में आ गए। कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनका मोटिव सेम हो। यदि ग्रुप ऑफ पर्सन को यदि हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं इंडियन कंपनी लॉ के अंदर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा कंपनी। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसका कोई नाम नहीं रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका कोई बॉडी नहीं, कोई सोल नहीं, उसमें आत्मा परमात्मा वाला कोई बात नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। पूछिएगा कंपनी क्या सिटीजनशिप होता है कंपनी के पास, तो लिखना बोलना कि नहीं, कंपनी लीगल पर्सन हो सकता है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, पर कंपनी के पास क्या नहीं होगा, सिटीजनशिप नहीं है। सिटीजनशिप का मतलब कंपनी वोट डालने नहीं जाएगा, आता है तो वोट है ना, कोई कंपनी है तो वोट डालने नहीं जा सकता है, ठीक है, बिकॉज कंपनी के पास क्या नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि वो क्या आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जो उसके पास सिटीजनशिप नहीं है। पूछिए कंपनी के पास क्या नेशनलिटी है क्या, तो हाँ इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी नेशनलिटी होता है, कंपनी के पास नेशनलिटी होता है, कंपनी का डोमिसाइल होता है, डोमिसाइल मतलब कंपनी कहाँ फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये रहता है। दो कंपनी क्या पार्टनरशिप में इंटर कर सकता है, तो आंसर नहीं। कंपनी दो कंपनी मिलकर क्या नहीं फॉर्म कर सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं फॉर्म कर सकता है, पार्टनरशिप नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका कंपनी का यदि हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या पता चलता है
कि सेक्शन 22 सब सेक्शन 20 में डेफिनेशन लिखा गया है, उसमें बोला गया है कि कोई वॉलंटरी ग्रुप ऑफ पर्सन, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यदि कंपनी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, कंपनी। उस कंपनी के पास क्या होना चाहिए, कंपनी के पास क्या नहीं होता है, सिटीजनशिप नहीं होता है, क्या होता है, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल होता है। एंड दो कंपनी किसमें एंटर नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, कंपनी का ना फीचर्स क्या है, फीचर्स मतलब कैरेक्टर क्या है, जो कंपनी हम लोग पढ़ते हैं उसका कैरेक्टर क्या है। देखिए बहुत सारा कैरेक्टर, ध्यान सुनते रहना, ठीक है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन एक बार यदि ये सब बात समझिएगा तो बाद में भी आपको काम में लग सकता है। फीचर्स, पहला फीचर्स है कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी का पहचान एंड कंपनी का जो मेंबर्स है उसका पहचान अलग होता है, उसका पहचान अलग होता है। ये बात डिस्कस हुआ था सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस में। समझते हैं केस क्या था। सोलोमन एक ना जूता का व्यापारी था, जूता बूट सेलर था, बूट हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना जूता, वो लोग बूट था, बूट, हाँ वो जूता का व्यापारी था, जूता बनाता था और बेचता था। वो क्या किया ना, कंपनी फॉर्म किया, कंपनी का नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी। कंपनी फॉर्म करने में 7 लोग का जरूरत पड़ता है, 7 सब्सक्राइबर लगता है। वो क्या किया, 7 सब्सक्राइबर में कौन कौन था, एक खुद था, एक उसकी वाइफ थी, कितना हो गया 2, एक बेटी थी उसका, कितना हो गया 3, और 4 बेटा था, कितना हो गया 7 लोग मिलकर कंपनी फॉर्म कर लिया। और वो अपना जो जूता वाला बिजनेस जो था, जूता वाला बिजनेस को ठीक है कंपनी को बेच दिया 30,000 पाउंड में। कितने पाउंड बेच दिया, 30,000 पाउंड लिया और बेच दिया। ठीक है, 30,000 पाउंड को आपस में कैसे बांटा, तो एक एक शेयर सबको दे दिया, बेटा को एक पाउंड का एक शेयर, बेटी को एक, वाइफ को एक, ठीक है, चारों बेटा को एक एक, बाकी सारा शेयर खुद अपने पास रखा और 10,000 रुपया का डिबेंचर लिया, 10,000 रुपया का डिबेंचर लिया। ध्यान समझना इसका मतलब। और उसका जो बूट वाला बिजनेस था, उसका बिजनेस का कीमत कितना लगाया वो, 30,000 पाउंड। 30,000 पाउंड का जब ब्रेकअप हुआ तो उसमें 10,000 पाउंड का क्या था, 10,000 पाउंड का उसका डिबेंचर था, बाकी पैसे का उसका शेयर्स था, शेयर्स आपस में कुछ कुछ लोग डिवाइड किया। ठीक है, डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड होता है, डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड का मतलब होता है कंपनी फ्यूचर में यदि बंद होने लगेगा तो क्रेडिटर्स को पैसा देने से पहले डिबेंचर को पैसा देना पड़ता है। ठीक है, ये बात डिबेंचर का अपना कैरेक्टर है। तो कंपनी कुछ दिन चला, कंपनी इसके बाद बंद होने के कगार में आ गया। कंपनी जिस डेट को बंद होने लगा ना, उस डेट को कंपनी का कीमत सिर्फ 6,000 पाउंड बचा। कंपनी का पाउंड कितना बचा, तो तभी ना बंद हो रहा। बंद होने का मतलब क्या हुआ, आपका मार्केट वैल्यू ड्रॉप कर गया। कंपनी का कीमत बचा 6,000 पाउंड एंड कंपनी का देनदारी मतलब कंपनी को देना था 17,000 पाउंड। उस 17,000 पाउंड में 10,000 रुपए का डिबेंचर इंक्लूड था। समझे बात। अब देखो ध्यान से, कंपनी का जो एसेट बिकेगा कितना बिकेगा, कंपनी का एसेट बिकेगा 6,000 पाउंड में, और उस 6,000 पाउंड से कंपनी को पे कितना करना है, 17,000 पाउंड। तो कंपनी को पे नहीं कर पाएगा। और 17,000 पाउंड में कौन कौन लेने वाला, कौन कौन है, एक था 10,000 का डिबेंचर, दूसरा था 7,000 का क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वाला लोग केस कर दिया, क्रेडिटर्स वाला लोग कोर्ट चला गया, कोर्ट में जाकर केस कर दिया। क्रेडिटर्स का बोलने का मतलब ये था कि देखो ये सोलोमन जो दिखता है ना, सोलोमन और डिबेंचर होल्डर दोनों एक ही आदमी है, और यही आदमी का कंपनी है, इसी आदमी क्या है, कंपनी। इसीलिए इसको पैसा ना दिया जाए, पैसा पहले हम लोग को दिया जाए। तो कोर्ट उसी केस लॉ में डिसाइड किया था कि नहीं, सोलोमन अलग इंसान है एंड सोलोमन एंड कंपनी अलग इंसान है। ठीक है, उसी केस लॉ में सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस लॉ में कंपनी को अलग स्टेटस दिया गया। बोला गया नहीं, कंपनी अलग पर्सन है, सोलोमन का कोई मतलब सोलोमन एंड कंपनी से नहीं है। ठीक है, इसीलिए पैसा पहले किसको दिया जाएगा, डिबेंचर होल्डर जो कि सोलोमन था, सोलोमन को ही पैसा दिया जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि कंपनी का अपना स्टेटस अलग होता है एंड कंपनी के जो मेंबर्स होता है उसका स्टेटस अलग होता है। ठीक है, कंपनी का लायबिलिटी जो होता है लिमिटेड होता है। कंपनी लायबिलिटीज यदि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर्स का जो कीमत है, शेयर्स का जो फेस वैल्यू है उतना तक ही आपका बर्डन है। मान लीजिए शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपया है, आप 7 रुपया दे चुके हैं तो कंपनी आपसे कितना मांग सकता है, बाकी का 3 रुपया, बाकी का 3 रुपया, उससे ज्यादा कंपनी आपसे नहीं मांग सकता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटी मतलब आप बोल के रखिए हम 2 लाख रुपया गारंटी देते हैं, इसका मतलब कंपनी आपसे मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता है, 2 लाख रुपया तक ही क्लेम कर सकता है। इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जितना आपका बर्डन है उससे ज्यादा कंपनी आपसे क्लेम नहीं कर सकता है। थर्ड है परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर्स, कंपनी के मेंबर्स से, ठीक है, उसके मरने या जिंदा रहने पर कंपनी के मरने या जिंदा रहने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस चलाते हैं, जो ओनर है वो मर गया तो बिजनेस भी बंद हो गया। ओनर सोल प्रोप्राइटर था ना, ओनर मर गया तो बिजनेस भी बंद हो गया। उसका बच्चे लोग इच्छा होगा चलाएगा, नहीं इच्छा होगा बंद कर देगा। लेकिन कंपनी के केस में चीज नहीं होता है। कंपनी का परपिचुअल का मतलब अनंत काल, इंडेफिनिट टाइम पीरियड तक सक्सेशन मतलब जिंदा रहेगा। ठीक है, मतलब कंपनी के मेंबर्स के मरने या जिंदा रहने पे, सारा मेंबर मर जाए तो हाइड्रोजन बम गिरा, सारा मेंबर मर गया, जैसे यूक्रेन में अटैक हुआ ना, ठीक है, सारा मान लो मर गया, फिर भी जो कंपनी है वो नहीं मरेगा। कंपनी तब तक नहीं मरता है जब तक कंपनी को डिसॉल्व मतलब वाइंड अप ना किया जाए, तब तक कंपनी नहीं मरेगा। ठीक है, कितना बता दिए? 3। कॉमन सील, कंपनी जब भी कोई काम करेगा तो कंपनी का अपना सील होना चाहिए, कंपनी अपने सील में काम करेगा। मतलब कंपनी को चलाता है नेचुरल पर्सन, लेकिन जब तक सील नहीं लगेगा, सील का मतलब स्टैंप नहीं लगेगा, तब तक वो काम कंपनी नहीं किया। जैसे आप कहीं बैंक में जाते हैं कुछ पैसा जमा करने के लिए, देखते हैं कागज का 2 टुकड़ा रहता है, बड़ा वाला वो रखता है, छोटा वाला आपको देता है। छोटा वाले में क्या जरूर रहना चाहिए? स्टैंप रहना चाहिए। स्टैंप रहेगा तो ही वो पैसा तो ही पैसा बैंक में आपका जमा हुआ है। स्टैंप नहीं है तो कोई उसका लेना देना बैंक का नहीं। कॉमन सील मतलब वो हम हमेशा अपने सील में काम करेगा और वो सील आप बनवा नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगे नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम सील बनाएंगे, घर में थप्पा मार लिया करेंगे, जाइएगा बनाने के लिए नहीं बना देगा, परमिशन उनके पास परमिशन नहीं है। बैंक का ही अथॉरिटी जब बोलेगा उसको तो ही बनेगा, अदरवाइज वो सब सील मार्केट में नहीं बनता। कभी ट्राई करके देख लीजिएगा ना। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी और शेयर्स होता है ट्रांसफर कर सकते हैं, आप कंपनी से खरीदिए और आप किसी और को बेच सकते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी का प्रॉपर्टी और मालिक का प्रॉपर्टी, कंपनी का प्रॉपर्टी एंड ओनर का प्रॉपर्टी अलग है। कंपनी का प्रॉपर्टी मेंबर्स नहीं बेच सकता है एंड मेंबर्स का प्रॉपर्टी कंपनी नहीं बेच सकता। एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी का हम लोग 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 2 7 और 3 10 आदमी मेंबर है। ठीक है, एक बार एजीएम हुआ, एजीएम में झमेला चालू, मारपीट चालू। ठीक है, बोले नहीं अभी बंटवारा कर ले, 10 तो चेयर था, वो लोग बोला 5 चेयर हम लोग, 5 चेयर आप लोग घर ले जाते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। तो चेयर किसका है? कंपनी का है। कंपनी का चेयर आप नहीं ले जा सकते, भले आप मालिक हैं, फिर ये कंपनी का प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते। कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी ही बेचेगा। कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक आप यदि मेंबर्स हैं, मालिक हैं, तो भी आप नहीं बेच सकते हैं। कंपनी का प्रॉपर्टी अलग है, उसको सिर्फ कंपनी बेच सकता है। कंपनी अपने नाम में खरीद सकता है, कंपनी अपने नाम में बेच सकता है। कौन नहीं बेच पाएगा? ठीक है, उसका ओनर्स है वो नहीं बेच पाएगा। सिमिलरली ओनर्स का प्रॉपर्टी कंपनी नहीं बेच पाएगा। ठीक है, एंड कैपेसिटी टू सू मतलब कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हैं और कंपनी भी आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक दिए, कोई डाउट है तो देख लीजिए।
आइए, किसी को पूछना है? बोलिए, पूछना किसी को? कुछ नहीं, ठीक है सर। आइए हम लोग पढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। व्हील का मतलब होता है पर्दा। व्हील, VEIL, व्हील का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, अब देखिए ध्यान समझिएगा, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। ये बात तो क्लियर हो गया कि कंपनी अलग है और कंपनी का मेंबर्स अलग है, लेकिन कंपनी खुद तो काम नहीं कर सकता ना। कोई कंपनी खुद काम नहीं कर सकता है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको चलाने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ेगा? नेचुरल पर्सन को। इसका मतलब कंपनी के आड़ में छुपकर नेचुरल पर्सन लोग कंपनी को चलाता है। काम किसका हो रहा है? कंपनी को, पर काम कर कौन रहा है? नेचुरल पर्सन, मेंबर्स। कौन है? मेंबर्स। इसका मतलब लॉ बोलता है कि कंपनी को चलाने के लिए नेचुरल पर्सन ही चाहिए होगा, बिकॉज कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। माने इसका कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन ही रन करता है। ठीक है, जब तक आप सही काम करते रहिएगा तब तक, ठीक है, वो स्टेटस, वो जो पर्दा है वो बरकरार रहेगा आपको। जैसे ही गंडगोल करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट को पर्दा को उठाकर देखेगा कि ये पर्दे के पीछे ऐसे कौन लोग हैं जो ये खेला खेल रहे हैं। उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इसका मतलब कॉर्पोरेट व्हील मतलब कंपनी जो काम कर, मेंबर्स जो काम करता है, उसके पास क्या चीज का उसके पास कवच है, उनके पास स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है? पर्दा है। ठीक है, काम कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है। हम तो कंपनी के स्टाफ है, मेंबर है। ठीक है, हम मालिक हैं, फिर कंपनी हम चला रहे हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? कंपनी। जब तक कंपनी काम कर, कोई ये बेनिफिट या फिर ये जो आपके पास कवरेज है तब तक अवेलेबल है जब तक आप क्या ना करते हैं, कोई गंडगोल नहीं करते हैं। जैसे कोई आपका कंपनी कोई फ्रॉड करना चालू करे, कोई मिसकंडक्ट करना चालू करे, ऐसा कोई काम करना चालू कर दे जिससे सामने वाले को या फिर पब्लिक को हार्म पहुंचना चालू हो जाए, ऐसे केस में कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट ये पर्दा को उठा के देखेगा कि पर्दे के पीछे ऐसा कौन कौन खिलाड़ी है जो खेला खेल रहा है। इसका मतलब उस केस में कंपनी लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा? मेंबर्स लोग लायबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा केस ऐसा कब कब हो चुका है? दो पार्ट डिवाइड है, देखना। सर्कमस्टांसेस वेयर लिफ्टिंग ऑफ व्हील हैज बीन डन। ऐसा कौन कौन सा केसेस है जहां पर कॉर्पोरेट व्हील का लिफ्टिंग ऑलरेडी हो चुका है? उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब कानून तोड़ने पर। कानून
तोड़ने पर कब कब हुआ है, किस किस केस में हुआ है। तो पहला है रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट। अब देखिए ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, पब्लिक कंपनी चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं, पब्लिक कंपनी चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं, नहीं पता है, 7। और प्राइवेट कंपनी चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं, 2। मतलब रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो स्टैट्यूटरी लिमिट, ये जो 2 और 7 है स्टैट्यूटरी लिमिट है, लॉ में बोला गया है इससे कम नहीं होना चाहिए। पर कभी मान लीजिए उससे कम हो जाए, उससे कम हो जाए, 7 से कम हो गया 6 हो गया, तो जैसे 7 से कम हो गया 6 हो गया, भैया आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करिए या कंपनी बंद करिए। पर यदि आप नहीं करते हैं फिर भी कंपनी चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट के पास एक पावर है कि कोर्ट ये देखेगा कि भैया जो बंद नहीं हुआ इसके पीछे किसका फायदा था, उन लोगों को पकड़ के लाओ, उन लोगों को पकड़ के लाओ। दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन इन प्रोस्पेक्टस, कभी कोई शेयर इशू होता है तो प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है, ठीक है। कोई स्कूल में एडमिशन लेने जाइए तो आपको प्रोस्पेक्टस पकड़ा देगा, उसमें अपना कहानी लिख के रखेगा। प्रोस्पेक्टस जो रहता है प्रोस्पेक्टस, ठीक है, प्रोस्पेक्टस में भी कोई गलत लिखा रहेगा, वो गलती के कारण किसको फायदा पहुंचा रहा है ये देखना भी लिफ्टिंग में आता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तब क्या पढ़ा थे बता तो। थर्ड है फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी। शेयर्स खरीदते समय जो एप्लीकेशन का पैसा हम लोग देते हैं ना, वो एप्लीकेशन का पैसा, उस एप्लीकेशन के बदले कंपनी यदि आपको शेयर्स नहीं दे पाता है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को शेयर्स पैसा वापस करना पड़ेगा। नहीं वापस करता है वहां पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। कंपनी कोर्ट जो जिसका पैसा वापस नहीं हुआ वो कोर्ट में जाके कंप्लेन करेगा, कोर्ट पूछेगा भैया किसके फॉल्ट के कारण पैसा वापस नहीं हुआ। जिसके फॉल्ट के कारण पैसा वापस नहीं हुआ है उसको 14% इंटरेस्ट कंपनी लॉ ठोकेगा, कोर्ट ठोकेगा, बोले उसको जाकर दे के आओ इंटरेस्ट के साथ। उसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम, नाम ऐसा मत रखना कंपनी को जिससे लगे कि नाम कुछ और है, नाम कंपनी कुछ और है, नाम से लग रहा कंपनी कुछ और है, ठीक है। मिस डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे, नेम क्लॉज जब देरी है उसमें बताएंगे कंपनी का नाम में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अल्ट्रा वायरस एक्ट, कंपनी अपने पावर के बियॉन्ड काम नहीं करेगा, कंपनी अपने पावर के अल्ट्रा वायरस मत। हेलो हेलो अल्ट्रा वायरस एक्ट एंड ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, तो दूसरे लॉ में भी ऑफेंसेस यदि होता है, ठीक है, तो उसमें भी कॉर्पोरेट विल हो सकता है। कुछ ऐसा केसेस है जहां पर स्टैट्यूटरी लिमिट नहीं है पर उस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो चुका है। इसे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू का मतलब कंपनी को, गवर्नमेंट को आप सही टैक्स नहीं देते हैं, गवर्नमेंट को सही टैक्स नहीं देते हैं, गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ठीक है, कॉर्पोरेट विल के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और मिस इम्प्रॉपर कंडक्ट, यदि कंपनी फ्रॉड करता है तो कॉर्पोरेट विल हो सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी का कैरेक्टर, मतलब कंपनी इंडिया में काम कर रहा है पर इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रहा है, उसका मतलब उस केस में कंपनी का कैरेक्टर देखना जरूरी है कि कंपनी काम कैसा कर रहा है, ठीक है। वेयर द कंपनी इज ए सैम, सैम का मतलब कंपनी का मोटिव है कि कोई घिनौना काम करे, कोई फ्रॉड करे, ठीक है, उस केस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब आप जीएसटी नहीं पे कर रहे हैं, टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा।
कंपनी एक्टिंग एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी जो है शेयर होल्डर का एजेंट के हिसाब से काम नहीं कर सकता है। ये करता है वहां भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक पॉलिसी, एंड पब्लिक के अगेंस्ट में कोई भी काम कोई कंपनी नहीं कर सकता है। ये करता है उस केस में भी क्या होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। कोर्ट ये देखने का कोशिश करेगा कि ये काम करने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। ठीक है, जिनका हाथ है सबका हाथ कटेगा, पैर है तो पैर भी कटेगा। ठीक है, आज पहला क्लास है, ज्यादा मत पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, तो आगे का बात सब पढ़ाएंगे।